हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर के पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, डे 1 में हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछे गए थे। और मैंने आपसे ये वादा किया था कि जितने भी एग्जाम हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के यूपी पुलिस लेवल पे, उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको यूट्यूब पर करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिल्कुल आ चुका है इसका डे 2। बहुत आराम से देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत आसान नहीं पूछे गए और इवन बहुत आसान पूछा भी नहीं जाता है क्योंकि लेवल है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहां पर जो लेवल आपको मिलेगा वो मॉडरेट टू टफ लेवल का मिलेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, सारे टॉपिक्स अगर आपने कंप्लीट किए हैं, तो आपको लेवल आसान लगेगा। लेकिन अगर पढ़ाई कम करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो फिर ये लेवल आपको काफी टफ लगने वाला है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो बूलियन अलजेब्रा हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, जो भी आपको सिलेबस दे दिया गया है, हर एक टॉपिक की जो एडवांटेज है वो इक्वल एडवांटेज है। हर एक टॉपिक को इक्विवेलेंट तरीके से समांतर रूप से यहां पर एग्जाम में पूछते हैं, जिसको आप यहां पर देखेंगे, एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के सबसे पहले सिलेबस के बारे में। आप लोग जानते हैं कि यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर पर टोटल जो सिलेबस है वो 9 भागों में डिवाइड किया गया है, 9 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को। इंट्रो, डीबीएमएस, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, नेटवर्किंग, इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बूलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है, जहां पर हर एक टॉपिक की जो वेटेज है वो इक्विवेलेंट है। यानी एक ही जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो अगर 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी से आ रहे हैं, तो 4 ही क्वेश्चन इंटरनेट टॉपिक से आएंगे। यानी इनको कुछ इस तरीके से बैलेंस किया जाता है कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। इसलिए एग्जाम में ये मत करके जाइएगा कि डेटा स्ट्रक्चर छोड़ दिया या बूलियन अलजेब्रा छोड़ दिया या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का कोई एक पार्ट छोड़ दिया। छोड़ना कुछ भी नहीं है। सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको कवर करना होगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, छोटे से छोटे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़िएगा और हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। सर पढ़े कहां से? आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, एसआई एएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, या प्रोग्रामर ग्रेड 2 लेवल पे कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी सेवा में यहां पर हैं 3 अलग अलग बैचेस आपके एग्जाम को लेकर। यहां पर अगर बैचेस की दोस्तों बात करें तो आप इन सभी कोर्सेज को गेन कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। तो इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी होगी गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से जाकर, और वो एप्लीकेशन का नाम है अरोड़ा एजुकेटर। फिर उसके बाद आप किसी भी कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट की वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। क्या सर इनके अलावा भी कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये सेल्फ सफिशिएंट है, जहां पर आपको पढ़ाया भी जाएगा और रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों मेरी है। अब क्वेश्चन उठता है वैलिडिटी। सर वैलिडिटी कितनी है? तो आंसर है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल रहे हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कोर्स है वो 11 जनवरी से 2 बजे शुरू होगा। एसआई एएसआई वाला जो कोर्स है वो 8 जनवरी से 12 बजे शुरू होगा। और यूपी पुलिस का जो प्रोग्रामर ग्रेड 2 का कोर्स है वो कंप्लीट आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड मोड में। क्लियर है? किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पे। डे 1 में जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और कहा था जरा इसका आंसर तो बताना। आप इतने टैलेंटेड हैं ये मुझे पता था, और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का
ये क्वेश्चन क्या था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया? कॉपिंग फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन यूजिंग ऑप्शन। डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के कॉपी फॉर्मेट के लिए डैश विकल्प का चुनाव किया जाता है। फॉर्मेट पैराग्राफ, फॉर्मेट पेंटर, एडिट या कॉपी, या नहीं किया जा सकता। आप सब जानते हैं कि अगर हमें किसी के फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अगर इन जैसी चीजों को हमें कॉपी करना है, या कलर को या फॉर्मेटिंग के स्टाइल को हमें कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर की मदद लेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? फॉर्मेट पेंटर। अगर दोस्तों हम बात करें फॉर्मेट पेंटर की, तो ये होम टैब के अंतर्गत हमें मिलता है एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में। यानी वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें या पावर पॉइंट की, होम टैब में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्लिप बोर्ड वाले सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, टू कनेक्ट अ टेक्स्ट फेज इन अ डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट वी यूज। क्या कह रहा है? टू कनेक्ट अ टेक्स्ट फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंसर्ट में जाके बुकमार्क का, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक का, फाइल पेज सेटअप लिंक का, या इंसर्ट में जाके फुटनोट का। वेरी गुड। अगर हमें किसी दो डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करना है, या हम चाहते हैं कि हम जिस पर क्लिक करें एक नया पेज ओपन हो जाए, फिर हम क्लिक करें एक नया पेज ओपन हो जाए, इनके बीच में स्विच करने के लिए या नेविगेट करने के लिए हम हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंसर्ट देन हाइपर लिंक। क्या हाइपर लिंक को सिर्फ लिंक भी कहा जाता है? जी हां, हाइपर लिंक कहें या लिंक कहें, ये एक ही बात है। हाइपर लिंक की अगर मैं आपसे शॉर्टकट की पूछूं कि एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? बिल्कुल सही, दैट इज कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल के साथ के दबाने पर आप हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैक्रोज इन एमएस एक्सेल में बी बेस्ट डिस्क्राइब एज फॉलोज। कह रहा है एक्सेल शीट में मैक्रोज क्या है? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मैक्रोज क्या होते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं, वर्ड हो या एक्सेल या फिर पावर पॉइंट, इन सभी में मैक्रोज का यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। यानी जिस पैराग्राफ को, जिस टेक्स्ट को हमें बार बार लिखना है, उसको हम क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज। तो यानी मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं रेपिटेटिव टास्क को, जो टास्क हमें बार बार करना है उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हमें कहीं रिकॉर्डिंग दिख रहा है? बिल्कुल हमें दिख रहा है। कहां? सी वाले ऑप्शन में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस इन एमएस एक्सेल और क्रिएटिंग स्मॉल प्रोग्राम्स टू बी रेपिटेडली प्लेड थ्रू शॉर्टकट कीज। हो गया एमएस एक्सेल में मैक्रो। हिंदी में अगर बात करें तो एमएस एक्सेल में मैक्रोस को उत्तम वर्णित कैसे किया जा सकता है? आंसर क्या होगा दोस्तों? एमएस एक्सेल में निर्देशों की जो रिकॉर्डिंग है वो हम करते हैं, जिससे कि बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खोलने के लिए छोटे प्रोग्राम बनाए जा सके। यानी यहां पर हम मैक्रोस के अंदर जो रिकॉर्डिंग करेंगे उनको हम एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर, विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस। यानी आंसर होगा आपका सी वाला। समझ में आ गया? क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये मैक्रोस हमें दिखता कहां पर है? वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में कहां दिखता है? तो आप ये भी जानते हैं कि व्यूज टैब के अंदर। नहीं जानते हैं तो एक बार सुन लीजिए अच्छे से। जब एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट आप ओपन करते हैं तो आपको एक व्यू टैब दिखता है, और व्यू टैब जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में आपको मैक्रोस दिखेगा, और जैसे ही आप मैक्रोस पर क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। व्यू मैक्रोस, मैक्रोस को देखने के लिए, रिकॉर्ड मैक्रोस,
मैक्रोस की रिकॉर्डिंग करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करने के लिए। और तीसरा है यूज रिलेटिव रेफरेंस या स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहां पर आपको मिलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिफाइनिंग कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रूल्स regarding the range and type of data that can be inputted in a worksheet range in MS Excel is called। अगेन क्वेश्चन आ रहा है MS Excel से और कह रहा है MS Excel की वर्कशीट रेंज में इनपुट करने के लिए आने वाली बाधाओं और नियमों से संबंधित डाटा के प्रकारों को परिभाषित करते हैं कैसे। देखिए, नियम कानून की बात करें तो हमें कई बार नियम कानून कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको कभी पासवर्ड सेट करना होता है तो वहां पर लिखे रहते हैं ना इंस्ट्रक्शंस कि पासवर्ड कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में होने चाहिए, पासवर्ड में नंबर्स होने चाहिए, पासवर्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर का भी होना जरूरी है, तभी तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहता है, चाहे वो बैंकिंग की कोई एप्लीकेशन हो या फिर बैंकिंग की कोई वेबसाइट। तो यहां पर क्या होता है, अगर सपोज करो आपने पासवर्ड बनाते हुए स्पेस दे दिया और अगर स्पेस वहां पे मान्य नहीं है तो आपसे कह देगा ये पासवर्ड बन नहीं सकता, इनवैलिड है। कृपया नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसी तरीके से MS एक्सेल पर भी क्या है, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं कि अगर डेट है तो इसके लिए ये फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, ईयर है तो ये फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, टेक्स्ट है तो ये फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, अगर बूलियन नंबर है तो ये इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वो फ्लोटिंग नंबर है, रियल नंबर है, तो नंबर्स के लिए भी अलग अलग नियम कानून यहां पर बनाए गए। और इन नियम कानून को क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग में तो इसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, लेकिन MS एक्सेल में इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन नियम कानून को जो कि एक्सेल में बनाए गए, किसके लिए, ताकि जो भी आप इनपुट करें वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहे, वो नियम के अनुसार रहे। दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन आपको देखने को कहां मिलेगा, MS एक्सेल में डेटा के टैब के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन देखने को मिलता है, जहां पर आप पासवर्ड बना सकते हैं, जहां पर आप अपने ईयर को मेंशन कर रहे हैं, डेट को मेंशन कर रहे हैं, तो एक सही तरीके से आप मेंशन कर पाए, इसके लिए डेटा वैलिडेशन आपको देखने को मिलता है डेटा वाले टैब के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर डेटा वैलिडेशन कितने तरीके के होते हैं एक्सेल शीट में। देखिएगा, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। होल नंबर, सेल को केवल पूर्ण संख्याएं स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित करना, ये होल नंबर के फॉर्मेट में आपको डेटा वैलिडेशन दिया गया है। एक प्रतिबंध लगाया गया है कि कैसे आप होल नंबर्स को मेंशन करेंगे। 1 2 3 4 होल नंबर्स इनको बोलते हैं। तो इसके लिए जो वैलिडेशन यूज किया जाता है वो है होल नंबर। डेसिमल, अगर आप कुछ फ्लोटिंग नंबर या डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहां पर निर्धारित है। सेल को केवल दशमलव संख्याएं स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित करना, यह डेसिमल के अंतर्गत आता है कि अगर यहां पे आपने होल नंबर लिखा तो एरर आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि यहां पर सिर्फ आप क्या लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर ही। लिस्ट, अगर आपको कोई ड्रॉप डाउन ऐड करनी है तो उसके लिए भी यहां पर नियमावली है, नियम कानून बनाए गए। डेट, सेल को केवल तारीख स्वीकार करने के लिए कि वो सेल मात्र तारीख ही स्वीकार करे, इसके अलावा कोई भी डेटा इनपुट स्वीकार ना करे, उसके लिए डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है। टाइम के लिए कि सेल को केवल समय स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया जाए कि वो जो सेल है सिर्फ टाइम ही एक्सेप्ट करे, इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट ना करे। जलवा है भाई इसका, होल नंबर पे होल नंबर, डेसिमल पे डेसिमल, लिस्ट पे लिस्ट, डेट की जगह पर डेट और टाइम की जगह पर टाइम आए। या टेक्स्ट की लेंथ, आपने कहा कि इस सेल में सिर्फ 8 ही कैरेक्टर्स आने चाहिए। जैसे कि कई बार जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो लिखा भी रहता है कि पासवर्ड की लंबाई 26 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या 11 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आपको अलग अलग लेंथ मिलती है पासवर्ड की, तो वो भी हम इसके द्वारा सेट कर सकते हैं। कस्टम, अगर आपको कोई और कस्टमाइजेशन करना है अपने अकॉर्डिंग तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं।
ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन इन एमएस एक्सेल। आगे बढ़िए। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन क्या होता है और क्वेश्चन क्या पूछा था। एमएस एक्सेल की वर्कशीट रेंज में इनपुट करने के लिए आने वाली बाधाओं और नियमों से संबंधित डेटा के प्रकारों को परिभाषित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डेटा वैलिडेशन का। और डेटा वैलिडेशन कितने तरीके से हो सकता है? तो इन सभी तरीके से हो सकता है, चाहे वो होल नंबर हो, डेसिमल हो, लिस्ट हो, डेट हो, टाइम हो, टेक्स्ट की लेंथ हो या कस्टमाइजेशन हो। आसान है ना? समझ में आ गया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला इन एमएस वर्ड यूजिंग ऑप्शन। एमएस वर्ड में कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला का प्रयोग करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान है। एक्सेल में अगर आपने पढ़ा हो तो हम लोग फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में भी हम लोग फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। और यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? उपरोक्त सभी ऑप्शन पर। यानी हम नन ऑफ द अबव, यानी यहां पर जो दिए हुए हैं ये सभी क्या हैं? गलत हैं। सही तरीका क्या है? एमएस वर्ड में आप फॉर्मूले को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इधर आइए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर हमें एमएस वर्ड के अंदर किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट पर जाने के बाद में नीचे हमें दिख रहा है इक्वेशन और सिंबल को ऑप्शन। हम इक्वेशन पर क्लिक कर देंगे और इसकी मदद से हम किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं एमएस वर्ड में। कैसे? फिर से देखिए, इंसर्ट पर जाने के बाद में क्या? इक्वेशन और सिंबल को ऑप्शन। हम किस में जाएंगे? इक्वेशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सिलेक्ट इंसर्ट, उसके बाद इक्वेशन। क्या हमें कहीं पर ये दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट फॉर्मूला गलत है, टेबल के बाद फॉर्मूला गलत है, फॉर्मेट के बाद पैराग्राफ गलत है, नन ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है। मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही क्या होता? इंसर्ट फिर इक्वेशन। अगर ये दिया होता तो हम लोग लगा देते कि हां बस तुम ही हो, लेकिन ये तो मिला ही नहीं। अगला, हैंडआउट मास्टर ऑप्शन हैज द फॉलोइंग यूज। हैंडआउट मास्टर, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ये क्वेश्चन किससे है, लेकिन आप देखकर समझ गए कि ये क्वेश्चन है आपके पावर पॉइंट से, क्योंकि पावर पॉइंट में ही आपको व्यूज देखने को मिलते हैं व्यू टैब में, जिसमें हैंडआउट मास्टर भी क्या है? एक मास्टर व्यू का एग्जाम्पल है। हैंडआउट मास्टर क्या होता है? जब हमें अपनी ऑडियंस को कोई प्रिंट आउट देना होता है तो उसके लिए जो व्यू यहां पर बनाया गया वो हैंडआउट व्यू है। जैसे हम यहां पर स्पीकर हैं और आप हमारी बात को सुन रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसका मैं आपको क्या दे दूं? एक प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दूं। ये क्या है? ये हैंडआउट मास्टर है कि मैंने अपनी ऑडियंस को, जैसे कि मैं कहीं पर एक लेक्चर ले रहा हूं, कोई ऑडिटोरियम है, वहां पर 500 लोग बैठे हुए हैं और मैंने क्या किया कि लेक्चर लेने से शुरू करने से पहले उसका प्रिंट आउट निकलवाया और अपनी सभी ऑडियंस को दे दिया कि देखो जो भी मैं बातें करूंगा, जो भी मैं डिस्कशन करूंगा, उसका एक प्रिंट आउट के फॉर्मेट में आपके पास में अवेलेबल है। ये क्या है? हैंडआउट मास्टर है। तो अब कह रहा है कि हैंडआउट मास्टर का जो ऑप्शन गिवन है पावर पॉइंट में, उनमें से कौन सी बात सत्य है? आइए देखते हैं। हैंडआउट ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू विश टू मेक अवेलेबल। कह रहा है जो हैंडआउट मास्टर है इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन का हैंडआउट निकालते हैं। सही बात है। अलाउज फीचर लाइक हेडर, फुटर, डेट एंड टाइम। और इस हैंडआउट ऑप्शन में हम हेडर का इस्तेमाल भी करते हैं, फुटर का इस्तेमाल भी करते हैं, डेट और टाइम का इस्तेमाल भी करते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। अलाउज मिनिएचर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स ऑन पेपर। हमारे पास में वहां पर यह भी ऑप्शन दिया रहता है कि हम उसको पेपर के ऊपर प्रिंट आउट ले पाए, है ना, तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ऑडियंस में। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें सही। मैंने आपके सामने एक इमेज भी लगाई हुई है जहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम हैंडआउट मास्टर पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिलता है, जहां ऊपर देखो हेडर लिखा हुआ है, डेट टाइम मेंशन है, नीचे फुटर मेंशन है।
ये सारी चीजें मिल रही हैं ना आपको, डेट, टाइम, हेडर और फुटर। यही तो कह रहा था इसमें कि हमें अलाउस फीचर लाइक हेडर, फुटर, डेट, टाइम, हैंडआउट के फॉर्मेट में, कई सारे ऑप्शंस के फॉर्मेट में मिल रहा है हैंडआउट मास्टर बढ़िया तरीके से। एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए। हैंडआउट मास्टर विकल्प का निम्न उपयोग है। हैंडआउट की प्रस्तुतियों जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं, वो है हैंडआउट। सही है। हेडर, फुटर, तिथि और समय जैसी सुविधाओं की अनुमति देता है। सही है। कागज पर स्लाइड की लघु प्रस्तुति की अनुमति देता है। लघु मतलब अगर आपकी बहुत बड़ी स्लाइड है तो उनको आप छोटे छोटे फॉर्मेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रिंट करवा के। यह उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। समझ में आया? तो अब अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है। जब आप एक चीज को ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे ना, तो एक कहानी के माध्यम से आप पढ़ेंगे, और जब आप किसी को इस तरीके से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट, सॉल्वर ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर। कह रहा है एमएस एक्सेल में एक ऑप्शन दिया रहता है जो कि है सॉल्वर के नाम का। इस ऑप्शन का प्रयोग क्यों करते हैं? एमएस एक्सेल में सॉल्वर विकल्प किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डेटा विश्लेषण, डेटा सेट के लिए, अलग डेटा प्रिडिक्शन करने के लिए, डेटा फॉर्मेटिंग, या सांख्यिकी समस्याओं को सुलझाना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड। अगर हम लोग दोस्तों बात करें एक्सेल शीट की, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है डेटा का एक ऑप्शन, और यहीं पर हमें डेटा सॉल्वर का भी एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, डेटा की कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल शीट में जो ऑप्शन दिया गया है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डेटा सॉल्वर, या सॉल्वर टूल के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन एंड मैन? लैन, वैन और मैन का मुख्य अंतर क्या है? ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन दे दिया गया, पढ़ो। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन तीनों नेटवर्क में जो डिफरेंस है वो किसके आधार पर किया गया है? देयर नेम्स, उनके नाम के आधार पे, देयर डेटा रेट्स, उनके डेटा रेट के आधार पे, कॉस्ट ऑफ सेटअप, उनके सेटअप की लागत के अकॉर्डिंग, या ज्योग्राफिकल कवरेज, उनकी भौगोलिक कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही। हम सब जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एक ऑफिस या एक बिल्डिंग में यूज होने वाला नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब सिटीज में यूज होने वाला नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क है विद इन सिटी। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि देश विदेश में यूज होने वाला नेटवर्क, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या यही है? बिल्कुल नहीं। लैन मतलब एक बिल्डिंग में यूज होने वाला नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन विद इन सिटी, एक सिटी में यूज होने वाला नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कर लो दुनिया मुट्ठी में, जहां पे राउटर्स का प्रयोग करते हैं और एक वाइड एरिया में नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। यानी पहले आता है लैन, फिर आता है मैन, और फिर आता है आपका वैन। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जहां पर ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट के माध्यम से हम चीजों को मैनेज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहां पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं। इसका मतलब यहां पर हम मेन तौर पर यह देख पा रहे हैं कि इन तीनों को डिफरेंशिएट किया गया है किसके अकॉर्डिंग? ज्योग्राफिकल कवरेज के अकॉर्डिंग, या भौगोलिक कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब है। लैन का मतलब एक कैंपस एरिया, मैन का मतलब विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर, और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी पूरे देश विदेश को जोड़ते हुए एक बड़े लेवल का नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क डू नॉट इंक्लूड। नेटवर्क के लाभों में क्या शामिल नहीं है? नेटवर्किंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? आइए देखते हैं। बेहतर जानकारी साझा करना,
ये तो इसका एडवांटेज है। वर्कर परफॉर्मेंस की बेहतर मॉनिटरिंग, वर्कर परफॉर्मेंस की बेहतर मॉनिटरिंग, इससे तो कोई मतलब है नहीं। परफॉर्मेंस और वर्कर से यहां क्या लेना देना नेटवर्किंग का, तो इसका मतलब जो बी वाला पार्ट है ये इनवैलिड है। पेरिफेरल्स की शेयरिंग, क्या नेटवर्किंग की मदद से हम लोग पेरिफेरल्स में शेयरिंग कर पाएंगे? बिल्कुल। प्रिंटर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है और इसमें शेयरिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नेटवर्किंग का। रख रखाव में कम लागत, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी आपका क्या है? नेटवर्किंग का बेनिफिट है कि यहां पर लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, कम कीमत पे आप बेटर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है? बेटर मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस, वर्कर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए या मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज नहीं करते, यानी बी यहां पर क्या है? बेनिफिट ऑफ नेटवर्क डू नॉट इंक्लूड, नेटवर्क के लाभ में यह शामिल नहीं है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन मिला, खुश हो गए? आगे बढ़िए। यदि आप टेलनेट या एफटीपी का उपयोग कर रहे हैं, अच्छा, तो डेटा संचारित करने के लिए उच्चतम परत निम्नलिखित में से कौन सी होगी? इफ यू ईदर यूज टेलनेट और एफटीपी, विच इज द हाईएस्ट लेयर यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट द डेटा? बताओ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्किंग के ओएसआई मॉडल से। अगर आपने नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल पढ़ा है तो आप जानते हैं कि ओएसआई मॉडल में जो टोटल लेयर्स होती हैं वो होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7। और ये लेयर्स बॉटम टू अप की तरफ जाती हैं, जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। 7 हो गई। अब यहां पर पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट जैसी प्रोटोकॉल्स पर काम करती है। आंसर क्या होगा? आखिरी वाली लेयर, जिसे एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो आंसर बनेगा यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। दूसरे नंबर की डेटा लिंक, तीसरे नंबर की नेटवर्क, चौथे नंबर की ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये आपकी लेयर्स हैं, जिसमें एप्लीकेशन लेयर का जो मेन काम है वो क्या है? यूजर से कनेक्टिविटी को बनाना। यानी यूजर अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो वो इन्हीं एप्लीकेशन की मदद से करता है, यानी एप्लीकेशन लेयर की मदद से ही करता है। यहां पर एचटीटीपी, डीएनएस, एफटीपी, टीएफटीपी, एसएमटीपी, एसएनएमपी और टेलनेट जैसी प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following TCP/IP protocol allows an application program on one machine to send a datagram to an application program on another machine? निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डेटाग्राम भेजने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम की अनुमति देता है? अच्छा, हमें यहां पर मोटे तौर पर एक चीज दिख रही है। क्या? सेंड क्या करना है? डेटाग्राम। और डेटाग्राम किसमें इंक्लूड किया जाता है? किसमें डेटाग्राम टर्म आता है? यूडीपी में, वीएमटीपी में, X.25 में या एसएमटीपी में? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, डेटाग्राम टर्म का इस्तेमाल करते हैं यूडीपी में, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूडीपी हो जाएगा। यूजर डेटाग्राम को भेजने के लिए, डेटाग्राम को भेजने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूडीपी का। अब इधर आओ, ध्यान से सुनो। ट्रांसपोर्ट लेयर की जब भी हम बात करते हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसपोर्ट लेयर, तो यहां पर हम लोग दो लेयर्स की बात करते हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी मतलब जब हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, और यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। टीसीपी की जब हम बात करते हैं तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और यूडीपी की जब हम बात करते हैं तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज हम वहां करते हैं जब वाईफाई कनेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कई बार जब हम लाइव जाते हैं या कई बार जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं
चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो, वीडियो कॉल के द्वारा हो, या फिर टीम जैसे सॉफ्टवेयर्स पर हो। तो जब हम लोग लाइव जाते हैं वाईफाई के द्वारा तो क्या होता है, कई बार नेटवर्क के सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और यहां पर कनेक्टिविटी पुअर हो जाती है। और जहां कनेक्टिविटी पुअर है, सिग्नल वीक है, लेकिन डेटा ट्रांसमिट बहुत तेजी से हो रहा है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं यूडीपी का। और टीसीपी का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर हम गारंटी लेते हैं डेटा की कि डेटा लॉस नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, कोई भी पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मेल भेजा किसी को, जैसे ही आपने मेल भेजा आपको एक मैसेज रिवर्ट आ गया, योर मेल इज सक्सेसफुली सेंड, होता है ना, आपको फीडबैक मिल जाता है तो आपको पता चल गया कि मैसेज चला गया। या आपने किसी को व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजा, तो क्या हुआ, सिंगल टिक हुआ। जैसे ही डबल टिक हुआ तो आपको समझ में आ गया कि सामने वाले ने अपना इंटरनेट ओपन कर लिया है, उसके पास वो मैसेज चला गया है। जैसे ही वो ब्लू टिक हो गया तो आपको समझ में आ गया कि हमारा मैसेज रीड कर लिया गया है। ये है टीसीपी की खूबसूरती, जहां पर एक्नॉलेजमेंट मिलता है, जहां पर डेटा का कंफर्मेशन होता है, वो टीसीपी है। और जहां एक्नॉलेजमेंट पर काम नहीं होता, जहां कनेक्शन लेस पे काम होता है, वो है यूडीपी। कुछ समझ में आया? वेरी गुड, नेक्स्ट। अब मॉडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड, मॉडेम टेलीफोन लाइन और डैश से जुड़ा होता है। आइए, क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान है? बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किस टॉपिक का क्वेश्चन है? नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेटवर्किंग डिवाइस मॉडेम से, यानी हब, राउटर, रिपीटर, स्विच, गेटवे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। मॉडेम टेलीफोन लाइन और डैश से जुड़ा होता है। मॉडेम की जब बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की जब बात करते हैं तो ये स्लोएस्ट कनेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी धीमे लेवल के कनेक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? मॉडेम का। जब भी हम बात करते हैं धीमा कनेक्शन, हम लोग बात करते हैं किसकी? डायल अप कनेक्शंस की। डायल अप कनेक्शंस मतलब टेलीफोन लाइन के कनेक्शंस, और वहां पर यूज करेंगे किसका? मॉडेम का। और मॉडेम कनेक्टेड होता है टेलीफोन लाइन से सीरियल पोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सीरियल पोर्ट के द्वारा। पहले के समय में हम लोग दो तरीके के पोर्ट्स का यूज करते थे, एक सीरियल और एक पैरेलल। प्रिंटर को कनेक्ट करना होता था या स्कैनर को कनेक्ट करना होता था तो पैरेलल पोर्ट का यूज करते थे। माउस का, कीबोर्ड का यूज करना होता था तो सीरियल पोर्ट का यूज करते थे। या मॉडेम को कनेक्ट करना होता था तो सीरियल पोर्ट का यूज करते थे। लेकिन इसकी जगह पर अब आ चुका है यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। लेकिन अगर दोस्तों सीरियल पोर्ट की बात करें तो इसका यूज किया जाता है मॉडेम जैसी डिवाइसेस, माउस या कीबोर्ड जैसी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जिसे आईओ पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट, देखो लिखा भी हुआ है IOI, जिसे क्या बोलते हैं? 10101 भी बोल देते हैं, या इनपुट आउटपुट पोर्ट भी बोल देते हैं। यहां पर नंबर ऑफ पिंस कितनी यूज होती हैं? तो दैट इज 9। सीरियल पोर्ट्स में जो आपकी पिंस हैं वो कितनी है? दैट इज 9 पिंस। क्लियर? वेरी गुड। इस इमेज की मदद से हमने आपको बताया भी है कि कैसे हम एक मॉडेम को कनेक्ट करते हैं पोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग सीरियल पोर्ट का प्रयोग करते हुए एक मॉडेम को कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, नेक्स्ट। क्या आजकल भी हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। आजकल तो टेलीफोन लाइंस का यूज करते ही नहीं। आजकल जिस कनेक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, डीएसएल कनेक्शंस, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ब्रॉडबैंड वाले कनेक्शंस, हाई नेटवर्किंग कनेक्शंस, जिसमें राउटर का यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं, है ना, लेकिन मॉडेम का यूज हम लोग अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउटिंग टेबल? राउटिंग तालिका का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा है नेटवर्किंग के नेटवर्क लेयर से, यानी ओएसआई मॉडल में जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है, जो तीसरी लेयर होती है, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क। नेटवर्क लेयर में किसका यूज होता है? राउटर का। और राउटर क्या करते हैं? डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पर भेजने के लिए एक टेबल बनाते हैं।
उस टेबल में आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं कि ये सोर्स आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, और इसके लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल, रूटिंग तालिका। अब जरा देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रूटिंग तालिका यानी राउटिंग टेबल का प्रयोग करते हैं टू स्टोर एवरी एड्रेस ऑफ एवरी नोड, हर नोड के हर एड्रेस को संग्रहित करने के लिए, टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, गंतव्य एड्रेस का सटीक स्थान बताने के लिए, टू फ्लड द नेटवर्क, नेटवर्क फ्लडिंग के लिए, या टू फाइंड मोस्ट एफिशिएंट रूट टू द डेस्टिनेशन, गंतव्य के लिए सबसे कुशल मार्ग खोजना। बिल्कुल सही, राउटर का काम ही क्या है, रूट को फाइंड आउट करना, इजीएस्ट वे को फाइंड आउट करना। तो आंसर क्या बनेगा, दैट इज डी, यही काम है राउटिंग टेबल का। जैसे आप घर से निकले मार्केट के लिए, क्या सोचते हैं कि आज कहीं चक्का जाम तो नहीं होगा, कौन सा ऐसा रूट है जो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, इस रूट से जाने पर जल्दी पहुंचेंगे या इस रूट से जाने पर जल्दी पहुंचेंगे। यही काम तो करता है आपका राउटर भी, आपके डेटा को सोर्स से उठाकर डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए एक टेबल बनाता है कि जिससे कि कोई भी डेटा आपका मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए, और इसके लिए एक शानदार टेबल बनाता है जिसे बोलते हैं राउटिंग टेबल। सोर्स और डेस्टिनेशन और नेक्स्ट हूप की इंफॉर्मेशन यहां पर रखता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन OSI network architecture, the dialog control and token management are responsibilities of OSI. OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन के लिए कौन उत्तरदायी है, बताओ। इसका मतलब कि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेटवर्किंग के OSI मॉडल से। नेटवर्किंग के OSI मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है सातों लेयर में से जो डायलॉग को कंट्रोल करती है, टोकन्स को मैनेज करती है। सोच के बोलना बहुत अच्छे से। अगर सिर्फ बात होती टोकन मैनेजमेंट, टोकन्स, तो ये टोकन मैनेज होता है रिंग के थ्रू, टोकन रिंग जिसे बोला जाता है। टोकन का मतलब होता है कि जो मैसेज मैंने आपको भेजा है वो पूरी सुरक्षित तरीके से भेजा गया। टोकन का मतलब हाई सिक्योरिटी, और डायलॉग कंट्रोल का मतलब सेशन को मैनेज करना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका यूज आप अगर कुछ सेकंड के लिए ना करें तो वो बंद हो जाती हैं। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस, आपने कोई ट्रांजैक्शन एक शुरू किया और आप किसी से बात करने लगे और ट्रांजैक्शन छोड़ दिया आपने बीच में करना, तो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाती है अपने आप। अगर आपने लॉग आउट ना भी किया हो तो फिर से आप लॉग इन करते हैं, क्यों? सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द POV ऑफ सिक्योरिटी। और ये काम OSI मॉडल में किसका है? तो आंसर है दोस्तों सेशन लेयर का है। वैसे तो सिक्योरिटी हर एक लेयर प्रोवाइड करती है, लेकिन एक अतिरिक्त प्रकार की डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट, सेशन को मैनेज करने वाली जो सिक्योरिटी है वो सेशन लेयर प्रोवाइड करती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? सेशन लेयर यानी सत्र लेयर। समझ में आया? वेरी गुड, नेक्स्ट। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आर बेसिकली, रेलवे आरक्षण सिस्टम मूल रूप से है क्या? सरल क्लाइंट सर्वर सिस्टम, इंट्रानेट सिस्टम आधारित, गतिमान फास्ट क्लाइंट सर्वर सिस्टम, या बी और सी? सिंपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम है, इंट्रानेट बेस्ड सिस्टम है, फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम है, या बी और सी है? बताइए। रिजर्वेशन किया आप लोगों ने, IRCTC का प्रयोग किया है कभी लाइफ में? किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो जानते तो होंगे कि IRCTC एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप रेलवे के रिजर्वेशंस को कर सकते हैं, है ना। वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप बुक कर सकते हैं, लेकिन IRCTC इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक वेबसाइट जिसके थ्रू आप रिजर्वेशन करते हैं। और ये जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है ये क्लाइंट सर्वर के बेसिस पर काम करता है। यानी यहां पर एक सर्वर है रेलवे द्वारा जो लगाया गया, अराउंड 17 सर्वर हैं जो कि लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर,
बड़े बड़े सर्वर्स जो कि प्रोसेस करते हैं इन सभी रिक्वेस्ट को। तो यानी जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से किस तरीके का है, नेटवर्किंग पर बेस्ड है, तो क्लाइंट सर्वर बेस्ड सिस्टम होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सिंपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इंटरनेट बेस्ड सिस्टम नहीं, फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम नहीं, यानी इसका जो बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर बनेगा वो क्या है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है। अभी हम लोग ने देखा था लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क पे ज्यादातर हम लोग केबल्स का प्रयोग करते हैं नेटवर्किंग के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम लोग स्विच का यूज कर लेते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क में राउटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो यानी यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क के सेंस से वो क्या बनेगा, राउटर इज दी राइट वन। वैसे तो मैन हो या वैन हो, दोनों ही जगह पर हम लोग गेटवेज के साथ साथ राउटर का प्रयोग करते हैं फॉर दी सिक्योरिटी पर्पस। क्या लैन में भी राउटर का प्रयोग कर सकते हैं? जी हां, लैन, मैन, वैन तीनों नेटवर्क में राउटर का प्रयोग किया जा सकता है, नो डाउट। समझ में आया क्वेश्चन? अब देखिए राउटर की जब हम बात करते हैं तो राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और एक रूट भी निर्धारित करती है कि डेटा को कैसे सुरक्षित रूप में सही दिशा में लेकर जाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राउटर की है। तो लैन हो या मैन या वैन, इन सभी में राउटर का प्रयोग देखा गया है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। कौन सी प्रोटोकॉल लोकल डिवाइस के हार्डवेयर पते को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है? सोचो। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही समझा कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, प्रोटोकॉल के बारे में, और लिखा हुआ है फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस, यानी हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करने के लिए। अब यहां पर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम हार्डवेयर की बात करते हैं, हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस की, हम बात करते हैं मैक एड्रेस की, और हमें फाइंड क्या करना है, हार्डवेयर एड्रेस यानी मैक एड्रेस। इसका मतलब आईपी एड्रेस गिवन होगा और आईपी एड्रेस की मदद से हमें मैक एड्रेस को फाइंड आउट करना होगा। यही तो है। कौन सी प्रोटोकॉल लोकल डिवाइस के मैक एड्रेस यानी हार्डवेयर पते को खोजने के लिए प्रयोग की जाती है? आरएआरपी, एआरपी, आईपी या आईसीएमपी? बिल्कुल सही जवाब है एआरपी। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एकमात्र ऐसी प्रोटोकॉल है जो मैक एड्रेस को फाइंड आउट करती है। कब? जब हमें आईपी एड्रेस दिया होता है। एआरपी की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आईपी एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैक एड्रेस क्या होता है यह पता होना चाहिए, IPv4 IPv6 में क्या डिफरेंस है यह पता होना चाहिए। नेटवर्किंग में सभी डिवाइस की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। दो तरीके के मॉडल्स हैं, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नेटवर्किंग तो एक बहुत प्यारा टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग के कमांड्स हो, चाहे नेटवर्किंग की डिवाइसेस हो, टोपोलॉजीज हो, प्रोटोकॉल्स हो, इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, जैसे पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, बस टोपोलॉजी उपयोग करने से क्या ड्रॉबैक है? करने का क्या ड्रॉबैक है? अगर हम बस टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ बस टोपोलॉजी? केवल एक जोड़ी नोड्स ही जुड़ सकते हैं। ओनली अ पेयर ऑफ नोड्स कैन बी कनेक्टेड। अतिरिक्त कंप्यूटर को जोड़ने पर या हैवी ट्रैफिक होने पर कार्य क्षमता घट जाती है। कह रहा है अगर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे तो जो वर्क एफिशिएंसी है वो क्या कम हो जाएगी? कोई कमियां नहीं है, यह बहुत ही धीमी गति से डेटा दर पे काम करता है। देयर आर नो ड्रॉबैक्स, यह वेरी स्लो डेटा रेट। बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक
कि यहां पर पूरे का पूरा नेटवर्क केबल्स पर निर्धारित है। अगर केबल को चूहे ने किस कर लिया तो गया सिस्टम, बैठ गया नेटवर्क, क्योंकि सारे सिस्टम किस पे डिपेंडेंट हैं? केबल्स के ऊपर। बस टोपोलॉजी का पहला ड्रॉबैक। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि केबल्स को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। अब हल्की सी कहीं पर कोई कमी आ जाए, सोचो दिवाली के टाइम पर जब आप झालर लगाते हैं घर में, और पहले के समय में जो चाइना वाली आती थी, आज भी कई जगह पर यूज होती हैं, अब उनमें कहीं पर छोटी सी भी एरर हो गई, कितना समय लगता है? आप एक एक तार को चेक करते हैं, एक एक लाइट को चेक करते हैं, और इसकी वजह से सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। बस टोपोलॉजी का अगेन सबसे बड़ा ड्रॉबैक, तारों पर विशेष तौर पे बेस्ड है। और अगला सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि अगर हम कंप्यूटर्स की संख्या यानी नोड्स की संख्या को अगर बढ़ाते हैं, नोड्स का मतलब क्लाइंट, सर्वर, प्रिंटर, फैक्स मशीन्स, अगर इनकी संख्या को बढ़ाते हैं तो स्पीड यहां पर हमारी धीमी होने वाली है, नो डाउट। अतिरिक्त कंप्यूटर को जोड़ने पर यह हैवी ट्रैफिक होने की कार्य क्षमता को घटा देता है, यानी जो अपनी एफिशिएंसी है उसको कम कर देता है। जितने ज्यादा नोड्स हम ऐड करेंगे उतनी एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। ज्यादा कंप्यूटर्स, ज्यादा नोड्स, स्लो कनेक्शन, बिगेस्ट ड्रॉबैक। बस टोपोलॉजी कुछ ऐसी होती है जिसके दोनों सिरों पे टर्मिनेटर लगाए जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे, और एक केबल से सभी कंप्यूटर्स को, फैक्स मशीन को, प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए स्टार टोपोलॉजी आई, रिंग टोपोलॉजी आई, मैश टोपोलॉजी आई, हाइब्रिड टोपोलॉजी आई। दैट इज द ओनली रीजन कि नेटवर्क को कैसे एफिशिएंट बनाए, किस तरीके से नेटवर्क को बढ़िया लेवल का बनाया जा सके कि डेटा ट्रांसफर काफी आसान हो, है ना। इसीलिए तो टोपोलॉजीज हैं। टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? कैसे हम अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करें कि बहुत तेजी से हमारा डेटा ट्रांसफर हो। कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही तो टोपोलॉजीज है। टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर इन एन एफिशिएंट वे, एफिशिएंट मैनर में कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ें कि डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, है ना। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा कि फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, नेटवर्क पर कंप्यूटर्स को कैसे फिजिकली और लॉजिकली कनेक्ट करें कि सब चंगा हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, सब मजेदार हो जाए। यही है टोपोलॉजी। नेक्स्ट, पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी इज डैश बिट लॉन्ग। टीसीपी आईपी में जो पोर्ट एड्रेस हैं वो कितने बिट के होते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का। यहां बात हो रही है पोर्ट एड्रेस की, जो कि आईपी एड्रेस पर बेस्ड है, और आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का। 32 बिट के एड्रेस को सोर्स और डेस्टिनेशन में डिवाइड किया जाता है। 16 बिट का सोर्स और 16 बिट का डेस्टिनेशन। यानी यहां पर क्या कह रहा है, कितने बिट लॉन्ग होता है पोर्ट एड्रेस टीसीपी आईपी में? तो 16 बिट का होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 बिट का सोर्स और 16 बिट का डेस्टिनेशन। अगर आईपी एड्रेस पूछा होता पूरा पूरा कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आप लगा देते 32 बिट का। अगर पूछा होता क्लियर कट तरीके से कि IPv6 कितने बिट का होता है, तो आप लगा देते 128 बिट का होता है। अगर पूछा होता मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, लगा देते 48 बिट का होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया है। पोर्ट एड्रेस पूछा गया है टीसीपी आईपी में, जो कि 16 बिट का सोर्स और 16 बिट का डेस्टिनेशन होता है, यानी 16 बिट का आपका कंप्लीट एड्रेस होता है। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, रिमोट बैच प्रोसेसिंग में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा डालने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार, रिमोट बैच प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
A remote batch processing operations in which data is solely input to a central computer would require dash. Telegraph line, simplex line, mixed bad channel या all of the above. सोचो, यहां बात हो रही है इनपुट करने की। बस मुझे यह सोच के बताओ कि अगर आप कंप्यूटर से कभी भी इनपुट करते हैं, किसकी मदद से करते हैं? तो आप कहेंगे सर बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, MICR, OCR, BCR, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनपुट करते हैं। और ये सभी जितनी भी डिवाइसेस हैं, क्या ये वन वे में काम करती हैं या टू वे में काम करती हैं? बताइए। ये जितना भी कीबोर्ड, माउस या जितनी भी डिवाइसेस अभी मैंने आपको गिनवाई, चाहे वो जॉयस्टिक हो या कोई भी इनपुट डिवाइस हो, वो एक तरीके से काम करती है, सिर्फ सेंड करने में या रिसीव करने में भी काम करती है। तो आंसर है सर, ये सिर्फ सेंड करती है डेटा को, एक डायरेक्शन में काम करती है। आपने कीबोर्ड से टाइप किया, आपको स्क्रीन पे दिख गया, खत्म काम। फिर आपने रीड कर लिया लिखा हुआ, यानी सिर्फ आप इनपुट दे रहे हैं। और अगर ये एक डायरेक्शन में काम कर रही है तो इसका मतलब ये सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है। क्या कहीं पर सिंप्लेक्स मोड लिखा है? जी हां। सिंप्लेक्स लाइन कहें, एक डायरेक्शन में चलने की बात करें, या सिंप्लेक्स मोड कहें, बात एक ही है। हो गया आंसर। एक तरह से ट्रांसमिशन संभव है, इसलिए हमें डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए सिंप्लेक्स लाइनों की आवश्यकता होती है। हमें सिर्फ इनपुट देना है और कंप्यूटर उसको रिसीव करके हमें आउटपुट दे देगा। वन वे ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स मोड। फिर इसके बाद होता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड, जिसमें आप जानते हैं रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल आता है, जिसमें आप जानते हैं जिसमें आपका किसका एग्जाम्पल आता है दोस्तों? वॉकी टॉकी का, है ना। हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल आता है। और वॉकी टॉकी में क्या होता है? आपने इधर से बोला, उधर मिला, फिर उधर बोला, इधर मिला, लेकिन एक टाइम पर नहीं। हाफ डुप्लेक्स। रेलवे ट्रैक, ट्रेन आ रही है, लेकिन क्या सेम पटरी पे नहीं, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग पटरियों पे। और अगर सेम पटरी में आएगी तो क्या होगा? फुल डुप्लेक्स, और हो जाएगा एक्सीडेंट, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। तो रेलवे ट्रैक भी क्या है? हाफ डुप्लेक्स है। वॉकी टॉकी भी क्या है? हाफ डुप्लेक्स है। कई आपके चैटिंग प्लेटफॉर्म्स भी क्या होते हैं? हाफ डुप्लेक्स होते हैं। फुल डुप्लेक्स में आपका आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन लाइन कनेक्शंस, मीटिंग्स, ये सब आपके फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल्स हैं। तो सिंप्लेक्स क्या हो गया आपका? इनपुट करने के लिए कीबोर्ड है, मॉनिटर है। मॉनिटर भी आपका एक तरीके का सिंप्लेक्स है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर क्या करता है? क्या कोई इनपुट करता है? नहीं। जो हम इनपुट करते हैं वो सिर्फ डिस्प्ले करता है। तो जिसका काम सिर्फ एक ही चीज को करना है, वो क्या है? सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, चाहे फिर आपका वो आउटपुट में यूज होने वाला मॉनिटर ही क्यों ना हो। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल? प्रचलित क्वेश्चन, आता ही आता है ये क्वेश्चन, या तो सेम प्रोटोकॉल से आता है या डिफरेंट प्रोटोकॉल से आता है। आता जरूर है, या तो क्वेश्चन में सेम प्रोटोकॉल लिखा होगा, या तो क्वेश्चन में डिफरेंट प्रोटोकॉल लिखा होगा, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। यहां पूछा है डिफरेंट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित डिवाइसेस में से किस दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके तब जब सिस्टम में भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है? अगर प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं, अगर नेटवर्क अलग अलग है, तो हम लोग यूज करते हैं गेटवे का। और अगर नेटवर्क सेम है, अगर प्रोटोकॉल सेम है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं राउटर का भी, और हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रिज का भी। उस केस में ब्रिज भी यूज हो सकता है, उस केस में राउटर भी यूज हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस की क्या दिया हुआ है। तो सेम प्रोटोकॉल अगर दोस्तों दिया है तो राउटर भी करेक्ट होगा और ब्रिज भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल आपको मिल गया तो इसका मतलब बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगा दीजिएगा गेटवे, क्योंकि गेटवे का काम क्या है? दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए ही
हम लोग राउटर के साथ में गेटवे का प्रयोग करते हैं टू कनेक्ट द टू डिसिमिलर नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। जैसे गेटवे क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये गेट है, ये एक मीडियम है, ये एक इंटरफेस है जो अलग अलग नेटवर्क को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और एक पाथ बना देगा। गेटवे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, इतना ही नहीं, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो गेटवे अपने में सुरक्षा भी प्रोवाइड करेगा और एक ब्रिज भी बनाएगा। ये दोनों काम किसके हैं, गेटवे के हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255.255.255.248? बताओ, सबनेट मास्क 255.255.255.248 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं? आप अगर जानते हो तो आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये आईपी एड्रेस ही तो है, 255.255.255.248, ये क्या है, ये आईपी एड्रेस ही तो है। क्योंकि आईपी एड्रेस की पहचान क्या है, 32 बिट का होता है, नंबर 1। दूसरी पहचान कि ये 3 डॉट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट होती हैं, ए बी सी डी, ये होना जरूरी है। तो ये एक आईपी एड्रेस तो लिखा हुआ है आपके सामने। क्या ये 32 बिट का है? बिल्कुल नहीं। अगर ये 32 बिट का होता तो सभी ऑक्टेट इसकी 255 होती, 255.255.255, लेकिन आखिरी वाली आप देखिए 248 रह गई, 255 नहीं है। यही पूछ रहा है कि जो आपका आईपी एड्रेस है उसमें सबनेट मास्किंग बताइए कि होस्ट कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। सबनेट मास्क क्या होता है? हमने आपको पहले वाले सेशन में भी बताया था कि सबनेट मास्किंग का मतलब होता है एक आईपी एड्रेस को तोड़ना। जब हम एक कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस को छोटे छोटे एड्रेस में डिवाइड करते हैं नेटवर्किंग और होस्ट एड्रेस में, तो उसी को हम बोलते हैं सबनेट मास्किंग। एक आईपी एड्रेस 2 एड्रेस में डिवाइडेड होता है, नेटवर्क और होस्ट, जो कि हम उसकी क्लासेस पर डिपेंड करता है। क्लास ए होगा, क्लास बी होगा, क्लास सी होगा, क्लास डी होगा, अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग होस्ट आईडीज होंगी। अब अगर आप इसको देखें यहां से बहुत ध्यान से, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 255 करने में आखिरी वाली बिट कितने में कम रह गई। अगर यहां पर 255 आखिरी वाली बिट में भी होता तो यह 32 बिट का आईपी एड्रेस कहलाता, लेकिन इस समय यह 32 बिट का आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि जो आखिरी वाली बिट है यह 255 नहीं है। तो मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन, आखिरी वाली बिट में कितना कम रह गया कि 255 बने? आप कहेंगे सर बहुत आसान है, यहां पर 48 है और ये 255 है, यानी 255 माइनस 248 कर दे तो हमें पता चल जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही। अगर आप 255 माइनस 248 करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। यही बोलो यस सर, 7 मिल गया। अब जितना आपको आंसर मिला उसमें से 1 माइनस कर दो, 7 माइनस 1 क्या हो गया? 6। आंसर आ गया। सर 1 माइनस क्यों किया है? एक हम माइनस करते हैं बिट को चेक करने के पर्पज से, जिसको बोलते हैं पैरिटी बिट, कि अगर कोई एरर आई हो तो उसको पैरिटी बिट से सॉल्व कर दिया जाए, इसलिए ट्रिक में 1 माइनस कर देते हैं। तो जो भी आपका यहां पर आए 255 से माइनस करने पर, अब यहां 248 की जगह कुछ भी दिया हो उसको आपको क्या करना है? 255 से ही माइनस करना है और जो आंसर आए उसमें 1 माइनस कर देना है फॉर दी पैरिटी बिट, जिसका यूज किया जाता है एरर चेकिंग के लिए। आ गया 6, आ गया आंसर। इसका एक तरीका और भी है, ये तो शॉर्टकट है इसका, इसका एक तरीका और भी है। वो क्या है? इसको बेसिकली ऐसे निकाला जाता है, जो कि इसका बहुत ऑथेंटिक तरीका भी माना जाता है, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ये तो शॉर्टकट है जो आपको तुरंत आंसर दे देगा, लेकिन जो इसका लेंथी प्रोसेस है जरा उसको समझ लो कि ये आंसर आया कैसे, है ना। ये जरूर पता होना चाहिए कि आंसर कैसे आया। 255 की अगर हम बात करें, अगर 255 क्या है? एक डेसिमल नंबर है, और इस 255 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8 बार 1 लिखेंगे तो आपका बनेगा 255, यानी कुछ इस तरीके से। 255 को लिखने के लिए बाइनरी नंबर्स में जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 255 को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। फिर 255 को ऐसे, 255 को ऐसे।
और 248 को जब आप कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी नंबर पे, तो आपके पास में 1 1 1 1 1 और आखिरी में 3 0 ये मिलेगा। तो इसका मतलब आखिरी वाली बिट देखिए सारे 1 नहीं है, 0 आए हैं। सारे 1 तब होती जब 255 गिवन होता। इसका मतलब यहां पर कितने 1 गिवन है? 29 1 गिवन है। और टोटल ये कितनी लेंथ है? 32। ये 8 बिट का है ना, 8 4 32। और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। तो ये आपका कितने बिट का हो गया? 32। टोटल 1 कितने हैं? 29। कितने बचे? 32 माइनस 29 3 बचा। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और जब भी हम लोग बाइनरी की बात करते हैं तो इसका मतलब 2 की पावर की बात करते हैं। तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 की पावर में ले जाएंगे। तो 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा? 8। अब जो 8 आया है इसमें से माइनस करेंगे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को, यानी -1 करेंगे नेटवर्क के लिए और 1 माइनस करेंगे होस्ट के लिए, सर्वर के लिए। तो कितना माइनस करना होगा? 2। 8 माइनस 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा दोस्तों? 6 आ गया आंसर। ये दो जो हमने माइनस किया है ये नेटवर्क के लिए, होस्ट या फिर ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए माइनस किया है, क्योंकि एक बिट रिजर्व होती है नेटवर्क के लिए और एक रिजर्व किया जाता है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो माइनस कितना करते हैं यहां पर? 2। यानी दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए, पहला तरीका 248, 255 में से इसको माइनस कर देंगे, क्या आ गया? 7। फिर जो भी आए उसको -1 कर देंगे, क्या आ गया? 6 n-1। 255 से ऊपर वाले नंबर को किया माइनस, क्या आया? 7। जो भी नंबर आया उसको किया -1, क्या आ गया? 6। पहला तरीका। दूसरा तरीका 255 255 255 248 ये लिखा हुआ है हमारे सामने। 255 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे? 8 बार 1। फिर 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 8 बार 1। फिर 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 8 बार 1। और 248 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बार हमारे सामने 1 आएगा और 3 बार 0 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेंगे, कितने हैं? 29। टोटल बिट कितनी है? 32। 32 माइनस 29 कितना मिल गया दोस्तों? 3। अब 2 की पावर क्या कर देंगे? 3। कितना आ गया? 8। 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। 2 को 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से ही तो करना है। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आ गया? 8। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? 2। सर 2 ही माइनस क्यों किया? रीजन है, एक बिट माइनस करते हैं नेटवर्क आईडी के लिए और एक माइनस करते हैं होस्ट यानी ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। तो कितना आ जाएगा -2 करने पे? 6। तो जिस भी तरीके से आप करिए आंसर आपका यही आने वाला है। उम्मीद है समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी इस तरीके के क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन, which part of 192.168.10.51 is the network ID assuming a default subnet mask? पढ़ो क्वेश्चन, बताओ कौन सा भाग 192.168.10.51 नेटवर्क आईडी का हिस्सा है एज्यूमिंग डिफॉल्ट सबनेट मास्क? अगेन यहां पर आपको बताना है कि ये किस सबनेट मास्क में आता है। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले यहां पर आपको यह देखना है कि ये जो आईपी एड्रेस दिया है ये किस क्लास का है। 192 ये आता है क्लास सी में। अगर आपको सभी क्लासेस की रेंज पता होगी आईपी एड्रेस में तो आपको बहुत क्लियर कट तरीके से पता चल रहा होगा कि 192 आता है आपका क्लास सी के अंदर। क्लास सी में क्या होता है? नेटवर्क आईडी आपकी कितनी होती है? ABC, यानी पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट, ये आपकी नेटवर्क आईडी होती है। और क्लास डी वाली जो है, यानी जो आखिरी वाला आपका ऑक्टेट है, वो आपकी होस्ट आईडी होती है। यही होता है ना, अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्लास सी के लिए 3 ऑक्टेट का होना अनिवार्य है। तो 3 ऑक्टेट किसमें दिए हुए हैं? दूसरे वाले ऑप्शन में 192.168.10, ये 3 ऑक्टेट यहां पर दिख रहे हैं, तो आंसर हो गया ही। अब ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस में क्लास ए की रेंज होती है 0 से लेकर 127, क्लास बी की रेंज होती है 128 से लेकर 191। रुक जाओ, लेकिन ये जो क्लास ए की रेंज लिखी है कई जगह पर आपको 0 से लेकर 126 भी मिलेगी, क्योंकि 127 रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। लेकिन परेशान मत हो, ये 127 भी क्लास ए में ही आता है। ठीक, जो लूप बैक एड्रेस है
वो हम 0 से लेकर 126 तक बोले क्लास ए, या 0 से लेकर 127 तक बोले, बात सही है। क्लास बी 128 से लेकर 191, क्लास सी 192 से लेकर 223, क्लास डी 224 से लेकर 239 और क्लास ई 240 से लेकर 255 तक। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये देखा कि 192 जो लिखा हुआ है ये किस क्लास में आ रहा है, तो आपने कहा क्लास सी। क्लास सी का मतलब ए बी सी, यानी टोटल कितने बिट होने चाहिए हमारे पास में, 8 8 8, या ये कह सकते हैं कि सी का मतलब 3 ऑक्टेट, ए बी सी 3 ऑक्टेट। 3 ऑक्टेट किस में है, बी वाले में, दैट इज द राइट वन। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन हमें वो तरीका ऑप्ट करना है जो सबसे सरल है और जो सभी पे अप्लाई हो, है ना, दैट इज द बेस्ट वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूजेस टीसीपी, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस टीसीपी का प्रयोग करती है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब भी हम बात करते हैं टीसीपी के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए। दूसरा नाम आता है यहां पर एसटीटीपी का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल कौन सी मिलती है, एचटीटीपी। और तीसरी प्रोटोकॉल आती है यहां पर एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मदद करती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, एसएमटीपी, एचटीटीपी और एफटीपी, यानी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी दी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। समझ में आया? अच्छा, जरा इनके बारे में भी पढ़ लो। एसएमटीपी क्या है, मेल को भेजने वाली प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी क्या है, एक ऐसी प्रोटोकॉल जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर काम करते हैं, जिसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 80, एचटीटीपी। एफटीपी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए ज्यादातर प्रयोग की जाती है, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग की जाती है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आया? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट of a complete URL is the dash needed to access the web resource। अच्छा, इसकी हिंदी मिसिंग हो गई, कोई बात नहीं, जरा समझो क्या कह रहा है। कह रहा है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है। URL का पहला भाग क्या है, एड्रेस, नेम, लोकेशन या प्रोटोकॉल। हम जानते हैं कोई भी URL हो, कोई भी एड्रेस हो, उसकी शुरुआत हमेशा HTTP से होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, यानी उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, प्रोटोकॉल से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं, HTTP या HTTPS www.google.com, तो ये HTTP क्या है, प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर www क्या है, सब डोमेन, गूगल क्या है, डोमेन, और कॉम क्या है, टॉप लेवल डोमेन। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक जो URL बनता है वो किससे बनता है, प्रोटोकॉल से, www जो कि सब डोमेन कहलाता है, और यहां पर वेबसाइट का नाम जो डोमेन कहलाता है, और कॉम या .in या .edu इनको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, TLD। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज द X in XML स्टैंड्स फॉर। वेब पब्लिशिंग का क्वेश्चन आता हुआ, वेबसाइट की बात करते हैं, वेब पेजेस की बात करते हैं, तो बात करते हैं HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, और जब बात करते हैं HTML की, तो वहीं पर हमारा डिस्कशन होता है XML पे, जिसको DHTML भी कई बार बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, X का मतलब यहां पर क्या है, एक्सटेंसिबल है। XML में X का अर्थ दोस्तों क्या है, एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML को काफी एडवांस बनाती है, ये HTML को काफी डायनेमिक बनाने में मदद करती है, जिसको बोलते हैं XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, web.config फाइल का उपयोग किया जाता है किस लिए।
web.config फाइल का प्रयोग क्यों करते हैं? अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पढ़ा है, अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट का थोड़ा सा भी जानकारी ली है, तो आपको पता होगा web.configure फाइल का यूज करते हैं एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डेफिनेशन को स्टोर करने के लिए। यानी जब हम वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, जब हम एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स को स्टोर करवाते हैं वेबसाइट को रन करने के लिए, तो हम वहां पर जिसका प्रयोग करते हैं वो जो हमारी फाइल होती है दैट इज web.config। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सीधे तौर पर एप्लीकेशंस के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल्स डेफिनेशन स्टोर करने के लिए, टू स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशंस फॉर द एप्लीकेशन, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना प्यारा सा क्वेश्चन। तो आपको यहां पर मैंने दिखाया भी है कि किस तरीके से आपकी वेब जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो कैसे स्टोर करती हैं वेरिएबल्स को, कुछ इस तरीके से। समझ में आया कुछ कुछ? वेरी गुड। नेक्स्ट, ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा क्या है? डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP इज व्हाट? ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस में जो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा का प्रयोग होती है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, और माइक्रोसॉफ्ट की जो फेमस ASP लैंग्वेज है वो है VB स्क्रिप्ट, जिसे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं, या कई बार सिर्फ VBA भी बोल देते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, या VB स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो आंसर क्या होगा? VB स्क्रिप्ट। और ये किस कंपनी की है? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट की है VB स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम में कंपाइलर, एडिटर आदि को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस सिस्टम डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बताओ। एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कंपाइलर्स, एडिटर एसेट्रा आर स्टोर्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सिस्टम डायरेक्टरी कॉल्ड व्हाट? DV, ETC, bin या यूजर? एंड द करेक्ट आंसर इज बिन रजिस्ट्री। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बेसिकली बनाया गया था सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जब ये बना था तो माइंड में क्या था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो बहुत सिक्योर बने। केन थॉमसन ने शुरुआत करी थी इसको बनाने के लिए, मिस्टर केन थॉमसन, जो कि बहुत जानी मानी पर्सनालिटी थे उस समय। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इन्होंने काम करना शुरू किया और इसको एडवांस फीचर में कन्वर्ट करते करते एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाला जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बना, जिसको बोला जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूनिक्स का काफी एडवांस फीचर कैरी करता है। लाइनस टोरवाल्ड्स ने 1992 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, जिसमें वायरस एंटर नहीं कर सकता और काफी सारी GUI और टर्मिनल्स के फीचर्स प्रोवाइड करे। तो GUI और CUI वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना, है ना, दैट इज योर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी था और इसके साथ साथ कमांड यूजर इंटरफेस यानी कंसोल यूजर इंटरफेस के साथ में अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करता था, यानी कमांड्स पर भी काम कर सकता था और ग्राफिकल यूजर पर भी काम कर सकता था, है ना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसकी जो डायरेक्टरी है, इसके जो पासवर्ड हैं बेसिकली, उसको कहां पर स्टोर किया जाता है? तो आंसर है बिन में जाकर, जिसको कई बार बिन बैश के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अगर आपने कभी यूनिक्स पर काम किया या यूनिक्स आपने पढ़ी है तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है यूनिक्स का कि यूनिक्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर हैं, जितनी भी सिस्टम की डायरेक्टरी है, वो कहां देखने को मिलती है? तो आंसर है बिन के अंदर। यहीं पे सारे पासवर्ड्स को हम लोग स्टोर करते हैं। और ये रहा एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे है और पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन जरा पढ़िए और अगर आंसर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम डेटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल डैश निर्देशिका में संग्रहित होती है। सिस्टम डेटा एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स पासवर्ड एंड लॉगिन फाइल्स इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर्ड इन डैश डायरेक्टरी। बताना। अभी वैसे कुछ हद तक हम लोगों ने इस पर बात भी करी है,
है ना। और इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम डेटा और यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब होता है जो आपकी सिस्टम की स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, जो आपके सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करे, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, आपके सिस्टम को बहुत फास्ट बना दे, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल को डैश निर्देशिका में संग्रहित किया जाता है। बताइएगा मुझे, बिन में, यूजर में, प्रोफाइल में या एटीसी किस में? सिस्टम डेटा एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स पासवर्ड एंड लॉगिन फाइल्स इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर्ड इन डैश डायरेक्टरी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में अगले वाले सेशन में। नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में बात होगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए, और लगातार हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि जो लेवल रहेगा आपके पेपर का वो क्या रहेगा, है ना। कुछ लोग कह रहे थे, सोच रहे थे कि सर बहुत बेसिक वाली बुक से पढ़ के चले जाए, क्या हो जाएगा? सिलेबस तो देखिए जनाब, है ना, काफी एडवांस लेवल का सिलेबस है। देखने में आपको लग रहा है 9 टॉपिक्स, लेकिन 9 टॉपिक्स के जब अंदर आप पन्ने खोलने लगेंगे ना, पेजेस पलटने लगेंगे, तो आपको बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो बहुत डिटेल में पढ़ने की बात है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं किस लेवल के इन्होंने इन डेप्थ पे जाके क्वेश्चंस पूछे। नो डाउट बेसिक क्वेश्चन भी है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और हाई लेवल के भी मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन वही लोग लेंगे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी बहुत प्यार के साथ में सॉल्व कर पाएंगे और गारंटी के साथ कह पाएंगे कि जो हमने क्वेश्चन के आंसर लगाए हैं वो बिल्कुल सही है ना। जैसे मैथ्स में होता है, अगर आपको आता है तो 100% आप श्योरिटी करते हैं ना कि हाँ ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये क्वेश्चन सही है। वैसे ही कंप्यूटर भी, अगर आपने पढ़ रखा है बढ़िया तरीके से तो आप यहां पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे कंप्यूटर में, ये गारंटी मेरी है। सर कैसे पढ़ें बढ़िया तरीके से? तो आप पढ़ने के लिए और गाइडेंस के लिए कहानी के तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज के साथ, पीडीएफ के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की रिक्वायरमेंट ना हो, और पढ़ने के बाद बस यही कहें वाह सर मजा आ गया, है ना। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा एक बार। तो आप अलग अलग कोर्सेज यहां पर लॉन्च किए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो शुरू हो रहा है 11 जनवरी से, एसआई एएसआई शुरू हो रहा है 8 जनवरी से, और यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 जो कि आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड मोड में मिल रहा है अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। तो आप इन किसी में से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वैलिडिटी आपको मिल रही है 12 मंथ्स की। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा दिए हुए नंबर पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नए सेशन के साथ, डे 3 के साथ, जहां पर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।